नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में होंगे। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सब कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं और अब तो आप भी इन बातों से परिचित हो चुके हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी एक बार उन्हीं बातों को मैं आपके सामने दोहराता हूं कि हमें मास्क को सही तरीके से पहनना है, यानी कि हमारे मुंह और नाक को ढक कर रखना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें बार बार अपने हाथों को धोना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आप कहीं भी जाए लेकिन हमें अन्य व्यक्तियों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, यानी कि अंतर बनाए रखना है। तो मैं मानता हूं आप भी इन बातों का जरूर पालन करते होंगे और अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए स्वयं जागृत होंगे। आज हम कक्षा 7 हिंदी में नई इकाई पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस इकाई की शुरुआत करने से पहले मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार और रोचक कहानी सुनाने वाला हूं। वैसे तो आपने कई सारी कहानियां सुनी होगी और आपके स्कूल के पुस्तकालय में आपने कई सारी पुस्तकों के जरिए भी कहानियां पढ़ी होंगी। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं कि यह कौन है। सोचिए जरा। हाँ, चित्र को देखकर शायद आप इनको पहचान गए हैं और इनका नाम भी आपको पता होगा। तो यह श्रवण का चित्र था। श्रवण एक मातृपितृभक्त संतान या पुत्र था और उसके माता पिता अंध थे। और श्रवण हमेशा यह सोचता था कि मैं किस प्रकार से मेरे माँ बाप की सेवा कर सकूं। तब एक बार उन्होंने श्रवण के सामने यह बात रखी कि हमें भी यात्रा करनी है। श्रवण सोच में पड़ गया कि मैं किस प्रकार से मेरे माता पिता को यात्रा कराऊं। और उसने बढ़ई के पास जाकर एक कांवर बनवाई और उसके अंदर अपने माता पिता को बिठाया और उनको अपने कंधे पर उठाकर एक यात्रा धाम से दूसरे यात्रा धाम की यात्रा करने लगा। वहां रहता था, वहां की सारी बातें बताता था और इसी प्रकार से धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते जाते एक बार वह अयोध्या के तट पर आ पहुंचा और श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी। तो उन्होंने बताया कि बेटा हमें पानी पीना है। तो तुरंत श्रवण ने अपने पास जो घड़ा था वह लिया और सरयू नदी में पानी भरने के लिए चला गया। उसी दौरान अयोध्या के जो राजा थे दशरथ, वह भी वहां शिकार करने आए थे। पहले आपको पता होगा कि राजा हमेशा शिकार करते थे और उनकी जो निशानेबाजी, तीरंदाजी इतनी अचूक होती थी कि वह आवाज को सुनकर ही अपना निशाना लगाते थे। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि श्रवण पानी भर रहा था और जब पानी घड़े में जा रहा था तो उसकी जो आवाज आई और उस आवाज को सुनकर वहां यानी कि सामने तट पर जो राजा दशरथ थे उनको पता चला कोई प्राणी पानी पीने के लिए आया है। तो तुरंत ही उन्होंने अपना बाण चला दिया और उस बाण से श्रवण की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह पता चला, तुरंत राजा दशरथ को भी पता चला कि भाई मुझसे यह गलत काम हो गया है। पानी का घड़ा लेकर तुरंत श्रवण के माता पिता जहां कांवर में बैठे थे वहां गए, उनको पानी पिलाने की बात कही। लेकिन माता पिता ने जब आवाज सुनी तो उनको पता चला कि ये तो श्रवण की आवाज नहीं है। तब राजा दशरथ ने बताया कि ऐसा कि मेरे हाथ से ऐसी गलती हुई है और इसके कारण आपके पुत्र की मृत्यु हुई है। और यह बात सुनकर श्रवण के माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। तो वहां से आगे की जो कहानी है वह भी आप जानते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी जो पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है ऐसा सच्चा हीरा। तो आइए पहले इस कहानी का श्रवण करते हैं और श्रवण करते वक्त आपको ध्यान से इस कहानी को पढ़ना भी है, सुनना भी है। तो देखते हैं इस कहानी का ये वीडियो। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी।
पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं मानता हूं कि आपने ध्यान से पूरी कहानी को सुना है और कहानी सुनने के बाद आपको पता भी चल गया है सच्चा हीरा कौन है। क्यों वृद्धा ने चौथा जो बच्चा था उसको ही सच्चा हीरा कहा। मैं मानता हूं आप समझ चुके हैं। और इस कहानी में जिस प्रकार से हर एक स्त्री अपने अपने बच्चे की बात कर रही थी उसको समझना भी है। तो आइए फिर से एक बार उन्हीं संवादों को अब सुनते हैं और उसके साथ साथ पहली स्त्री क्या कह रही है अपने बेटे के बारे में वो भी जानते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। और फिर से एक बार वही बात कि ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान अगर व्यवहार में नहीं है, यानी कि
मेरे पास ज्ञान है लेकिन मेरे व्यवहार में ज्ञान नहीं है, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। उस बात को इस रोचक प्रसंग के जरिए, इस रोचक कहानी के जरिए अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि एक गांव का दृश्य है और दृश्य भी शाम का है कि सूर्यास्त हो रहा है और पक्षी चहचहाते अपने नीड़ों की ओर जा रहे हैं। यहां कुछ नए शब्द भी हमारे लिए आए हैं, लेकिन उसका जिक्र या उसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। आपको उन शब्दों को अभी रेखांकित करके रखना है ताकि आप उनको अच्छी तरह से समझ सकें। और गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए कहां आ रही है? कुएं पर आ रही है। आपको तो यह मालूम होगा कि आप तो शायद आपके घर नल से पानी आता होगा, लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं थी और गांव में एक कुआं होता था या 2 कुएं होते थे और गांव की स्त्रियां वहां पर गड़े लेकर पानी भरने के लिए जाती थी, वहां इकट्ठी होती थी और सारे दिन की अपने सुख दुख की सारी बातें वहां पर करती थी। ऐसा ही एक दृश्य आपने यहां पर देखा। लेकिन यहां हमें जो बात समझनी है, कई सारी स्त्रियां पानी भरने के लिए आई तो सही, लेकिन रुकी कितनी? तो 4 स्त्री वहां पर रुक गई और अंदर अंदर बातें करने लगी और बातें करने के लिए वह कुएं की जगत पर बैठ गई। अब कुएं की जगत, अब आप तो ये शब्द गुजराती में अगर आप जगत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है और हिंदी में जगत शब्द का अर्थ भी भिन्न है, उसकी चर्चा भी हम करने वाले हैं। यानी कि जगत का अर्थ होता है कुएं के आसपास बैठने के लिए जो जगह होती है उसे हम कहते हैं जगत। तो वहां पर बैठ गई, पानी तो भर लिया था सबने अपने अपने घड़ों में और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। कोई कहता कि मेरा ऐसा, मैंने ऐसा किया, कोई उसकी बात, कोई उसकी बात। इस प्रकार से हर एक स्त्री अपनी अपनी बातें कर रही थी और बातों ही बातों में बातें बेटों पर आकर रुक गई और वहां तो जो सबसे बड़ी एक स्त्री बैठी थी उसने तो शुरू ही कर दी अपनी बात कि भाई मेरा बेटा तो कैसा है? हाँ, मेरा बेटा तो सबसे अलग है, बहुत ही अच्छा गायक है और वह जब गाता है तो मैना और कोयल भी चुप हो जाते हैं। यानी कि उसका कंठ, उसकी आवाज इतनी मधुर है कि सामने वाला सुनते ही रहता है। और जब एक स्त्री ने अपने बेटे की बखान की शुरुआत की तब दूसरी स्त्री क्या बैठे ही रहती? नहीं, तब दूसरी स्त्री ने भी अपने बेटे की प्रशंसा शुरू कर दी कि तुम्हारा बेटा भले गायक हो लेकिन मेरा बेटा तो कैसा है? भीम जैसा है, बलवान है, वह अच्छे अच्छों को पछाड़ देता है। यानी कि उसके सामने कोई भी नहीं जीत सकता और शरीर से उसकी जो बल है, उसका जो शरीर सौष्ठव है, उसकी बात करके वह अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। आपने सुना भी होगा कि दूसरी स्त्री ने किस प्रकार से अपने बेटे की प्रशंसा की। आइए अब तीसरी स्त्री अपने बेटे की किस प्रकार से प्रशंसा करती है वो भी यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि इन बातों को हमें अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए, अब आपने देखा कि भाई तीसरी स्त्री वह भी अपने बेटे की बखान या प्रशंसा करना शुरू उसने भी कर दिया कि तुम्हारा बेटा भले गायक हो, तुम्हारा बेटा भले पहलवान हो, लेकिन मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। यानी कि वो जो भी पढ़ता है उसको तुरंत याद रह जाता है और उसके कंठ में तो साक्षात सरस्वती का वास या निवास है। यानी कि मेरा बेटा इतना चतुर, इतना होशियार है कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और जब इन तीनों ने अपने अपने बेटों की बात या प्रशंसा की तब चौथी स्त्री तो उनको ऐसे बैठकर ही सुन रही थी कि भाई मैं क्या बताऊं। तब जो पहली स्त्री थी उसने चौथी स्त्री से कहा कि देखो, मैंने मेरे बेटे की बात बताई, इसने हम सब ने हमारे बेटे में जो गुण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं उसके बारे में बताए, तो तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ ना। तब वह स्त्री कहती है कि क्या बताऊं मैं। आइए
वह स्त्री क्या कहती है पहले सुन लेते हैं। हाँ, तो आपने सुना कि चौथी स्त्री ने कहा कि क्या बताऊं मैं, मेरा बेटा न गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मेरा बेटा तो एक सीधा सादा लड़का है। इसमें आपने जो गुण बताए या आपने अपने बेटों की जो विशेषताएं बताई, ऐसी विशेषताएं नहीं है। और ये सुनकर बाकी की स्त्रियां उस पर हंसने लगी। आइए अब आगे क्या हुआ ये भी यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए जरा, आपने देखा कि जिस प्रकार से हर एक माँ ने अपने अपने बेटों की प्रशंसा की थी, उनके बखान किए थे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? और जिस माँ ने अपने बेटे के बारे में कहा कि मेरा बेटा तो सीधा सादा है और उसमें ऐसे कोई भी गुण नहीं है, उसके बावजूद भी उसने अपनी माँ की किस प्रकार से मदद की, है ना। पहली स्त्री के बेटे ने क्या किया? हाँ, अब तो आप इस बात को जान चुके हैं कि जब स्त्रियां वहां से अपने अपने घरों की ओर घड़े लेकर निकली और अचानक ऐसा हुआ कि जिस स्त्री ने पहले बताया था कि मेरा बेटा तो अच्छा गायक है, और वही आगे चलते चलते ही उनको एक सुमधुर सी आवाज सुनाई देने लगी और तब उस स्त्री को पता चल गया कि ये तो मेरा ही बेटा आ रहा है। और उसने तुरंत बताया कि देखो वह मेरा बेटा है और आप उसकी सुमधुर आवाज सुन रही हो। लेकिन बेटा तो अपनी धुन में मस्त था गाने में, और उसने अपनी माँ की ओर भी न देखा और गाते गाते आगे चला गया। कुछ ही दूरी पर जब आगे बढ़े तो दूसरी स्त्री का बेटा भी सहसा वहां आ गया, और वह तो कैसा दिखने में ही रुष्ट-पुष्ट यानी कि पहलवान जैसा था। तब दूसरी स्त्री ने बताया कि देखो वह मेरा बेटा जा रहा है। लेकिन बेटे ने माँ की ओर देखा ही नहीं, और सब स्त्रियां भी उसको देखकर स्तंभित अचंभित रह गई कि वाह, इसका शरीर तो बहुत ही बलवान है, यानी कि ये भीम सा बलवान है। आप सही है। और कुछ ही आगे बढ़े थे कि तीसरी स्त्री का बेटा भी वहां आया, और वह तो ऊंची आवाज में संस्कृत में श्लोक बोले जा रहा था। माँ ने बताया, यानी कि तीसरे बेटे की माँ ने बताया कि देखो मेरा बेटा कितना बुद्धिमान है कि संस्कृत के श्लोकों का पठन भी उसको मुखपाठ है, और उसको सुनकर सबको मजा आया। लेकिन उस बेटे ने भी अपनी माँ की ओर नहीं देखा और वह अपने रास्ते आगे चल गया। वह अपने आगे के रास्ते पर चल दिया, और थोड़ी ही दूरी पर वैसे ही ये स्त्रियां बातें करते करते आगे बढ़ रही थी, और उनके पीछे पीछे एक वृद्धा भी चल रही थी जो इनकी बातें सुन रही थी। और थोड़ी ही दूरी पर आगे बढ़ने पर जो चौथी स्त्री थी कि जिसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह तो सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति था, लेकिन उसने देखा कि मेरी माँ सामने से सिर पर घड़ा लेकर आ रही है, तो तुरंत वह अपनी माँ के पास गया, वहां रुका और माँ से कहा कि लाओ मैं तुम्हारा घड़ा उठा लेता हूं और इसे घर पहुंचा देता हूं। माँ ने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं घर पर ले जाऊंगी। तब भी वह नहीं माना और अपनी माँ के सिर से घड़ा अपने सिर पर रखा और अपने घर तक वहां ले गया। और जब ये चित्र देखा, तब जो वृद्धा जब ये चित्र देखा या ये दृश्य देखा, तब वृद्धा ने पीछे से आगे सबको वहां पर रोका और कहा कि आप तो सब अपने अपने बेटे को हीरा कह रही थी कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मेरा बेटा तो ऐसा है, लेकिन अब आपको पता चला कि यह जो चौथी स्त्री है उसका बेटा सच में सच्चा हीरा है। तो आप भी अब सच्चे हीरो को पहचान गए हैं। और साथ ही साथ हमें इस प्रसंग या इस कहानी से इस बात को भी समझना है कि हमें भी किस प्रकार अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। कभी कभार तो हम शर्म के कारण ऐसे काम भी नहीं करते। अगर घर में झाड़ू पोता या कुछ भी करना है तो हम तो नहीं करते कि भाई नहीं, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि ये तो माँ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें जिस प्रकार से माँ हमारी चिंता करती है, उसी प्रकार से हमें माँ के हर एक काम में हाथ बटाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस कहानी के जरिए हमें सच्चे बेटे के बारे में पता चला और
जो सबसे अलग है यानी कि विशिष्ट है या सच्चा है, उसको ही हम सच्चा हीरा कह सकते हैं। इस इकाई में हमने जो नए शब्द देखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए जरा उन शब्दों को गौर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, यहां इस इकाई का शीर्षक है हीरा, सच्चा हीरा। और हीरा का अर्थ होता है नर रत्न। वैसे तो आपने हीरे देखे होंगे, लेकिन यहां इस इकाई में सच्चा हीरा, हीरा का अर्थ है नर रत्न, यानी कि जो बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। और ऐसा कौन सी स्त्री का लड़का है जिसे वृद्धा ने भी सच्चा हीरा कहा, ये हम इस कहानी से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब आपको सोचना है कि क्या आप अपने माता पिता के सच्चे हीरे हैं, और अगर नहीं है तो हमारा जो बर्ताव है उसमें हमें किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए, ये भी हमें इस प्रसंग से समझना है। इसी प्रकार से हमने एक शब्द शुरुआत में देखा था कि सूर्यास्त हो रहा है, पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे। चहचहाना यानी कि चहकना, आपने पक्षियों की चहचहाहट तो सुनी ही होगी। तीसरा जो शब्द है नीड़, और उसका अर्थ होता है घोंसला। आपने देखा होगा कि पक्षी सुबह घोंसले से निकलते हैं, लेकिन शाम होते होते वापिस वह अपने घोंसले में जा बैठते हैं। तो नीड़ यानी कि घोंसला, और आपके आसपास भी कई सारे पक्षी नीड़ या घोंसला बनाते होंगे, आपने कई सारे घोंसले देखे भी होंगे। अगला जो शब्द है कंठ, पहली स्त्री ने बताया ना, उसका कंठ कैसा है, तो मधुर है। कंठ यानी कि गला, स्वर, आवाज। आप भी शायद गाते होंगे और मधुर स्वर में आप भी गान कर सकते होंगे, तो आपके बारे में भी ऐसा कह सकते हैं कि आपका कंठ मधुर है ना। अगला जो शब्द है प्रशंसा करना, प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ करना या उसमें जो गुण है उसके बारे में कहना। आइए अगले शब्द देखते हैं बराबरी। देखिए, दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली है। और बराबरी का अर्थ होता है तुलना, कि मेरे बेटे से कोई बराबरी नहीं कर सकता, मेरे बेटे के समान कोई है ही नहीं। अगला जो शब्द है सामर्थ्य यानी कि शक्ति, बल, योग्यता, जो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में बताया। अगला जो शब्द है पछाड़ना, उसने कहा ना कि वह तो भले भले को पछाड़ देता है। पछाड़ना यानी कि हराना, पटकना या गिराना। आपने कुश्ती देखी होगी तो उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पटक देता है, गिरा देता है, पछाड़ देता है। तो पछाड़ना यानी कि गिराना या हराना या पटकना। अगला जो शब्द है आधुनिक। देखिए, यहां पर आपने यह शब्द भी सुना होगा कि मेरा बेटा तो आधुनिक युग का भीम है। भीम की कहानी आपने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी है तो महाभारत आपको जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए या पढ़ना चाहिए। उसमें भीम का जो पात्र है उससे आपको जरूर अवगत होना चाहिए। तो आधुनिक यानी कि अर्वाचीन, नवीन, आज की जो स्थिति है उसके बारे में वह बात बता रही है। जो शब्द है बृहस्पति, हाँ, बृहस्पति से आप परिचित होंगे क्योंकि ऐसे तो कई सारी धार्मिक सीरियलें आप टीवी पर अब देखते हैं, है ना। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु, जिन्हें हम ब्रह्मा भी कहते हैं। तो ये बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। अगला जो शब्द है साक्षात यानी कि सम्मुख, सामने या प्रत्यक्ष। देखिए, जब सारी स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठी थी और अपने अपने बेटों के बारे में बता रही थी, तब चौथी स्त्री को तो ऐसा ही लगता था कि इनका बेटा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्रमशः जब एक के बाद एक हर एक स्त्री के बेटे साक्षात सामने मिलने लगे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से सामने आने लगे, तब पता चला कि इनकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उनमें ज्ञान है, बुद्धि है, बल है। उसके बावजूद भी उसमें पुत्र का जो कर्तव्य होना चाहिए वह नहीं है, है ना। यानी कि साक्षात्कार होता है प्रत्यक्ष या सामने, हम सम्मुख आने पर ऐसा भी कह सकते हैं। अगला जो शब्द है निवास यानी कि घर, रहने का स्थान। टोकना, और टोकना का अर्थ होता है रोकना या पूछताछ करना। मधुर, उसका तो अर्थ आपको पता है मीठा। गर्व, और उसका अर्थ होता है
अभिमान, यानी कि पहली जो 3 स्त्रियां थी उनको अपने बेटों पर गर्व था, अभिमान था। लेकिन जब चौथी स्त्री के बेटे को देखा तो उनका सारा अभिमान, सारा गर्व पिघल गया। क्योंकि जब अपने बेटों के बारे में जब भी बात करते थे तो लगता था कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा है ही नहीं। लेकिन चौथी स्त्री के बेटे के व्यवहार को देखकर उनको पता चला, और जब वृद्धा ने भी बताया कि देखो यही वास्तव में सच्चा हीरा है, तो गर्व, तो उसका अर्थ है अभिमान। प्रकृति, और प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, कि भाई हर एक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है, और यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं मानता हूं कि इस कहानी का श्रवण करने के बाद उससे जुड़े हुए सारे प्रसंगों को, यानी कि हर एक स्त्री के अपने बेटों की प्रशंसा और चौथी स्त्री के बेटे के व्यवहार से अब आपको इतना तो पता चल गया है कि हमें किस प्रकार का बेटा बनना है। और साथ ही साथ इस इकाई में जो नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनके अर्थ और उनके बारे में भी हमने यहाँ जानने का प्रयत्न किया है। तो आप इस इकाई के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन ये तो हमारे लिए एक मूल्य की शिक्षा है कि इस प्रकार से हमें हमारे अंदर भी बदलाव लाने हैं और सही में हमें भी सच्चा हीरा बनना है। लेकिन इस इकाई के जरिए हमें भाषा की कुछ विशेष बातें भी सीखनी है, क्योंकि हमें ज्ञान तो बढ़ाना ही है, क्योंकि ज्ञानी तो होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उसका हमें गर्व या अभिमान नहीं होना चाहिए।